प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि आपने पृथ्वीराज रासो से संबंधित पूर्व की वीडियो देखी होंगी और अपने नोट्स आपने तैयार किए होंगे। आज हम पृथ्वीराज रासो के 69 समयों के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कैमास वध समय का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अब तक हमने जो भी पृथ्वीराज रासो के प्रश्न किए वो इस महाकाव्य से संबंधित थे, परंतु हमारे पाठ्यक्रम में कैमास वध को सम्मिलित किया गया है, तो आज हम इसका विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। इसकी कथा का हम सारांश देखेंगे और महत्वपूर्ण विशेषताएं कैमास वध की, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। कैमास वध पृथ्वीराज रासो के कैमास वध समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। सारा कथानक इस घटना के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि कौन सी घटना के? कैमास के का जो वध हुआ था उस घटना के इर्द गिर्द ही जो इस समय की कथा है वो घूमती है। कथा का आरंभ होता है पृथ्वीराज संयोगिता के विरह में वन में चले जाते हैं, क्योंकि उनका मन चित्त स्थिर नहीं होता, तो वो अपने मन को शांत करने के लिए जंगलों में प्रकृति के सौंदर्य के नज़दीक चले जाते हैं और वहाँ पर आखेट करने लगते हैं। और इस दौरान राज्य का सिंहासन कौन संभालेगा, इस हेतु वह अपनी प्रधान अमात्य कैमास को राजधानी का प्रबंध सौंपकर वन में शिकार करने चले जाते हैं। इधर अधिकार पाकर कैमास रमणियों के साथ भोग विलास में लग जाता है। उसे अति सुंदर कर्नाटी दासी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और एक तांबुल वाहिनी कैमास को राजप्रसाद में कर्नाटी दासी के साथ रमण करते हुए देख लेती है। इसकी सूचना वह पृथ्वीराज चौहान की परमारी पटरानी को देती है। पटरानी तत्काल ही एक पत्र लिखती है पृथ्वीराज को कि आपने अपने प्रधान अमात्य को राज्य का सिंहासन संभाला है कि वह राज्य का प्रबंध देखे, परंतु वह अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है। अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान न देकर वह तो भोग विलास में रत हो गया है। रमणियों के साथ में वह पूरा दिन अपना व्यतीत करता है और कर्नाटी नामक जो दासी है उसके साथ में वह रस विलास में डूबा हुआ है। पृथ्वीराज को जब यह पत्र प्राप्त होता है तो वह क्रोध से भर जाते हैं और दोनों का वध कर देते हैं। दोनों का किसका? कर्नाटी दासी का और कैमास का। और दोनों का वध करके दोनों को भूमि के में रात्रि को ही गड़वा कर वन को वापस लौट जाते हैं। और इस घटना का पूरे राज्य में किसी को भी पता नहीं चलता कि कैमास का और कर्नाटी दासी का दोनों का वध पृथ्वीराज चौहान द्वारा किन परिस्थितियों में कर दिया गया है और वे दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार से कैमास वध की यही प्रमुख घटना है कि कैमास का वध किस कारण से होता है। आगे इस कैमास वध समय की प्रमुख विशेषताएं हैं जो हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत हम इसकी चर्चा करेंगे। कथानक में ऐतिहासिकता। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैन ग्रंथ पुरातन प्रबंध संग्रह के आधार पर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सिद्ध की। उनके अनुसार पृथ्वीराज दिल्ली का शासक और जयचंद का शत्रु था। उसके दो मंत्री थे, जिनमें एक दाहिमा वंश का कैमास और दूसरा प्रताप सिंह श्रीमाल था। प्रताप सिंह के कहने पर ही पृथ्वीराज ने कैमास का वध कर डाला। यानी कि यह कथन ऐतिहासिकता से क्या तात्पर्य है
कि इस कथानक से पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है कि वास्तव में कैमास नामक का कोई व्यक्ति था और जिसका वध पृथ्वीराज के हाथों हुआ था। प्रबंध कौशल और कथा प्रवाह। कैमास वध पृथ्वीराज रासो की एक अवान्तर घटना है। यह घटना पृथ्वीराज के कन्नौज गमन की पृष्ठभूमि तैयार करती है, साथ ही स्वतंत्र रूप में ही कथानक प्रवाह में प्रबंध कौशल बना रहता है। चौहान का मन स्थिर नहीं है, अतः वह दिल्ली का शासन प्रधानमंत्री कैमास को सौंपकर वन में अखेट करता हुआ मारा मारा फिर रहा है। इसका उत्तर इससे पहले के समय जयचंद का राजसूय और संयोगिता का प्रेमानुष्ठान में मिल जाता है। कथा का विकास। प्रारंभ के पश्चात ही कथानक का विकास मंथर गति से होता है। पृथ्वीराज अखेट शिविर में है। कैमास अधिकार पाकर भोग विलास में रत हो जाता है, कर्तव्य विमुख हो जाता है। कवि ने बड़े ही नाटकीय ढंग से कैमास और कर्नाटी दासी के भोग विलास का वर्णन किया है। साथ में ही इसकी सूचना परमारी पटरानी के माध्यम से पृथ्वीराज को पहुंचती है और बड़े नाटकीय ढंग से पृथ्वीराज कैमास का वध कर देते हैं, उसे भूमि में गड़वा देते हैं और अखेट शिविर में वापस लौट जाते हैं। और यह सारा घटनाक्रम पृथ्वीराज, परमारी पटरानी और विश्वास पात्र दासी के मध्य ही रह जाता है। 14वें छंद तक कैमास वध की समस्त घटनाएं घटित हो जाती हैं। रसात्मकता और भावाव्यंजन। कैमास वध की घटनाओं में पहले कैमास का वध करने के लिए पृथ्वीराज में उग्रता रहती है। इसके साथ ही कथानक में आदि से अंत तक जयचंद पृथ्वीराज के क्रोध का आलंबन बना रहता है। अतः रौद्र रस कथा प्रसंग में अंगी है और इसके साथ में वीर रस के स्थायी भाव, उत्साह और भयानक रस के स्थायी भाव, भय की विवेचना मिल जाती है। रौद्र और वीर रस के साथ में श्रृंगार की धारा भी प्रवाहित हुई है, यानी कि पृथ्वीराज रासों का मुख्य रस है वीर रस। वीर रस के सहायक रस श्रृंगार, रौद्र और भयानक इस महाकाव्य में हमें मिल जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के प्रेम वियोग में संतप्त है, इस कारण उनका मन स्थिर नहीं है और इसके पश्चात कैमास के रति विलास का भी वर्णन हुआ है, परंतु श्रृंगार का वर्णन इतना संयत और श्रेष्ठ है कि कवि सांकेतिक शैली में ही रति क्रीड़ा का वर्णन करता है। छंद। प्रमुख रूप से कैमास वध समय में मुख्य रूप से जो छंद आए हैं वे हैं दोहा, साटिका, अडिल, मुडिल, रासा, आर्या, नाराज, कवित छंदों का प्रयोग हुआ है। इनमें कवित और दोहों की प्रधानता है। कथा सूत्र के वर्णन में जहाँ गाहा, दोहा जैसे छोटे छोटे छंद हैं, वहीं वर्णन वैविध्य आकार के छंद कवित में हुआ है। लंबे आकार के जो है जो वर्णन करना है वह कवित में हुआ है। सभी छंद विषय और भावों के अनुकूल हैं। अलंकार योजना। कैमास वध अलंकारों की कैमास वध समय में अलंकारों की सफल योजना हुई है। प्रमुख रूप से अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, यमक, अतिशयोक्ति, प्रतीप अलंकारों तथा लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग इस समय में हुआ है। भाषा। कैमास वध की भाषा भावानुकूल है। उत्साह और क्रोध की अभिव्यक्ति के कारण पुरुष वर्णों की प्रधानता है। संयुक्ताक्षर और व्यंजन द्वित्व की बहुलता मिलती है। माधुर्य भावों की अभिव्यक्ति में भाषा ललित और माधुर्यपूर्ण हो गई है। कहीं कहीं भाषा में माधुर्य के साथ सरसता और प्रसाद गुण भी आ गया है। कैमास वध की भाषा में भावानुकूल परिवर्तन मिलता है। यह कवि के काव्य कौशल का सबसे बड़ा परिणाम है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ई वीडियो के अंतर्गत आपको कैमास वध समय की जानकारी दी गई है। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने नोट्स तैयार करेंगे। और अब मैं आपको एक प्रश्न पत्र दूंगी जो कि आपको हल करना होगा।